योग चिकित्सा के सिद्धांत। योग का उद्देश्य है कि मन और शरीर साम्यावस्था में बना रहे तथा इसके लिए वे विधियां तथा उपाय खोज निकाला जाए कि यदि इस अवस्था में बाधा भी उत्पन्न होती है तो उसको पुनः शीघ्रता से प्राप्त कैसे कर लिया जाए। रोग को एक विकार के अर्थ में समझा जा सकता है। योग शब्द के अर्थ में समत्व का बोध होता है। समत्व या समाधि। समाधि अर्थात सबको एक इकाई के रूप में देखना और रोग या व्याधि अर्थात समाधि का जो ठीक उल्टा हो, जो एक इकाई में रह ही ना सके, वह है व्याधि या रोग। यह विचार पैदा करता है कि मैं रोगी हूँ, यही दुख पैदा करने वाली प्रणाली है, अतः यह विक्षेप कहा गया है और विक्षेप योग में व्याधि होती है, उसे व्याधि कहा गया है। एक कठिन रोग शरीर की अक्षमता की ओर इंगित करता है। वह यह बताता है कि हमारा शरीर सक्षम नहीं है। वह यह बताने की कोशिश करता है कि शरीर रोग के कारण आक्रमण को रोक न सका, पर साथ ही यह भी बताता है कि शरीर अव्यवस्था पैदा करने वाले तत्वों को समूल नष्ट करने यानी इसे प्रभावित करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। वह लगातार रोगों से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता के द्वारा लड़ाइयों को लड़ रहा है। अतः इस प्रकार से यह व्यवस्था अस्थायी ही है और योग के दृष्टिकोण से निपटने के लिए शरीर को अकेले छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह अपनी चिंता स्वयं ही कर सकता है। शरीर अपनी चिंता स्वयं कर सकता है और अपने आप को फिर से उसी साम्यावस्था में लाने के लिए वह सक्षम है। कोई अधिक से अधिक ऐसे समय में यह करेगा कि शरीर पे अधिक काम का बोझ डाला ना जाए, उसे अधिक काम का बोझ डालकर परेशान न किया जाए। इस प्रकार एक सीमा तक योग और प्राकृतिक चिकित्सा में समानता होती है। यदि इन्हें अन्य दूसरे तरीकों से, जिसमें शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए रोग को उत्पन्न करने वाले तत्वों को नष्ट किया जा सकता है, अगर ऐसा कोई दूसरा तरीका अपना लिया जाए तो उसमें कोई हानि नहीं है। बस ध्यान यह रखना है कि जो उपचार है वह सही ढंग से किया गया हो। वह कोई भी पैथी हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि हमारे शरीर में कोई कांटा चुभ जाता है तो यह नहीं कहा जाएगा कि उसको अपने हाल पे छोड़ दिया जाए। उसमें हमें सबसे पहले यही करना है कि पहले कांटे को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी उसका पूर्ण उपचार संभव होगा। तो स्थिति के हिसाब से हमें पैथियों पर विचार करना पड़ेगा। रोग की चिकित्सा दो ढंग से की जा सकती है। पहला यह है कि रोग के कारणों का पता लगाना तथा उसके निराकरण का उपाय करना और शरीर को ठीक होने के लिए अपने आप पे छोड़ देना, ताकि एक बार वह आक्रामक के हाथों से मुक्त हो जाए। दूसरा यह है कि शरीर को इस योग्य बना लिया जाए ताकि वह सफलतापूर्वक बहादुरी से आक्रमणकारी का सामना कर अपने प्रयत्न से विजयी हो सके। शरीर में आवश्यक प्रतिरक्षा शक्ति के विकास की तथा रोग के बढ़ते हुए कारणों को सफलतापूर्वक रोकने की अपनी सहज ही क्षमता होती। जीवाणु की खोज के बाद रोग की उत्पत्ति में जीवाणु जो भूमिका अदा करते हैं, उसमें परंपरागत औषधि विज्ञान ने जो प्रथम उपाय है उस पर अधिक ध्यान दिया है, उस पर ध्यान गया है, अर्थात शरीर को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि वह दूसरे रास्तों से अनभिज्ञ है, लेकिन उपचार में इसकी तरफ सामान्य चिकित्सकों द्वारा कम ध्यान दिया जाता है, गौर कर दिया जाता है। तीव्र रोग की या बड़े रोगों की चिकित्सा हो जाने के बाद रोगी को अपने भाग्य पर छोड़ दिया जाता है। अधिक से अधिक कुछ टॉनिक या शक्तिशाली औषधियां लेने को बता दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि कमजोर तथा जो अयोग्य अंग हैं, जो रोगों के प्रभाव से अयोग्य हो गए हैं, उनसे रोगों
के पुनः होने का या दूसरे रोगों के होने का भय बन जाता है, क्योंकि जिन रोगों से उनके उपचार में हमारे अंग प्रभावित हुए हैं वह कमजोर हो चुके होते हैं। इसके लिए इनके अन्य उपायों पर, उनके पुनर्निर्माण पर ध्यान नहीं दिया जाता। यद्यपि यह विचार कि रोगी को तीव्र रूप से छुटकारा मिल जाने के बाद भी उसकी देखरेख की जाए, अब फिर से जोर पकड़ रहा है। चिकित्सा जगत में भी इसको अधिक से अधिक मान्यता मिल रही है। खासकर शारीरिक चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसा विशेष रूप से देखा जा रहा है। योग रोग को सही करने के क्षेत्र में अपनी ऐसी विचारधारा रखता है कि उसे अपनी प्रतिरोधक क्षमता को इतना बलवान सुजान बना लेना चाहिए कि बाह्य आक्रमणकारी आक्रमण करके निर्बल हो जाए। जो हमारे ऊपर बाह्य आक्रमण हो रहे हैं वो आक्रमण हो, परंतु वह हमारी प्रतिरोधक क्षमता से निर्बल हो जाए। योग मनुष्य को इतना बलवान बनाने पर विचार रखता है। हमारी प्रतिरोधक क्षमता, हमारी जो रक्षा प्रणाली है, इतनी हो बाह्य आक्रमणों को वह आसानी से समाप्त कर सके। इस विचार के लिए ही योग चिकित्सा एक अद्वितीय प्रणाली है, क्योंकि योग का अर्थ सशस्त्र सुसज्जित होना या अच्छी तरीके से तैयार होना भी है। इस प्रकार से योग मन तथा शरीर के अंदर निहित रक्षात्मक क्षेत्र को शुद्ध करने पर हमेशा से बल देता है, ताकि रोग के आक्रमणकारी तत्वों का निर्बल करके रोगों को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके और शरीर की शक्ति का विकास भी किया जा सके और उसको साम्य अवस्था में लाया जा सके, क्योंकि योग का तो मूल लक्ष्य ही है साम्य अवस्था। योग में इस साम्य अवस्था को लाने के लिए सर्वप्रथम तो मल शुद्धि की क्रिया की जाती है। योग में जो मल का अर्थ है वह अनुपयोगी तत्व है, जो कहीं भी हो सकता है, जो मन में या शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। मल वही है जो संतुलन को बिगाड़ देता है। वह कहीं भी हो सकता है, वह शरीर के किसी अंग में हो सकता है, वह नस में हो सकता है, नाड़ियों में हो सकता है, मन तथा भावनाओं में भी मल का अवरोध हो सकता है और इसका संपूर्ण निदान कर संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है। योग की ऐसी विचारधारा है। योग का एक लक्ष्य यह भी है कि वह स्वास्थ्य विज्ञान तथा निश्चित स्वास्थ्य को प्रोत्साहन दे। निश्चित स्वास्थ्य अर्थात केवल रोगों से मुक्ति नहीं है, अपितु एक आनंददायी शक्तिशाली भावना है। वह सामान्य प्रतिरोधक सामर्थ्य जिससे कि सहज में ही बाह्य आक्रमणकारी तत्वों के प्रतिरोध का निर्माण हो सके, ऐसी अवस्था। योग का यही लक्ष्य है। हम स्वयं इतने सक्षम हो, हमारी प्रतिरोधक क्षमता इतनी सशक्त हो कि रोग के आक्रमण को हम आसानी से सहन कर सकें और उसको समाप्त कर सकें। योग इसको बहुत ही सशक्त तरीके से मानता है और उसके लिए योग के साधकों को तैयार भी करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि बस किसी भी प्रकार से काम निकाल लिया जाए। यह तो लोगों की उनकी सामर्थ्य को जगाने का काम करता है, जो मनुष्य को आलसी नहीं होने देता है। योग में आलस्य भी एक विक्षेप माना जाता है और विक्षेप की अवस्था ही अस्वस्थता का प्रतीक है। असंतुलन किसी भी तरीके का हो, वह शारीरिक हो या मानसिक हो, उसको रोग के ही रूप में योग देखता है। योग मात्र शारीरिक अशुद्धियों को ही दूर कर स्वास्थ्य प्राप्त करने के सिर्फ इसी पहलू पर नहीं सोचता। उसका एक पहलू यह भी है कि हमें मनुष्य द्वारा निर्मित जो बाहर का वातावरण है, जो प्रकृति बाहर का वातावरण है, उसको मनुष्य ने जिस स्थिति में आज विक्षेपित कर दिया है, उसका असर भी मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। आज स्वास्थ्य विज्ञान भी इसको मान रहा है कि प्रकृतिजन्य जो अनुकूलनशीलता है हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जितना मनुष्य का आंतरिक वातावरण सशक्त होता है, उतना ही वह मनुष्य को रोगों से बचाता है, उतना ही बाह्य वातावरण भी स्वच्छ और सशक्त हो तो उस पर रोग का प्रभाव कम पड़ेगा और मनुष्य संपूर्ण स्वास्थ्य को, समग्र स्वास्थ्य को प्राप्त करने में सक्षम हो सकेगा।
योग प्रतिशत बनाने में सबसे ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि योग का अर्थ ही है सक्षम सशस्त्र रूप से तैयार हो जाना। इसके लिए उसके मुख्य रूप से 3 मार्ग हैं, जिनमें सबसे पहला मार्ग है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण या सकारात्मक निर्माण, अर्थात हमें ऐसा दृष्टिकोण अपनाना है जिसमें सकारात्मकता हो, निराशा ना हो, क्योंकि आशा ही जीवन कहा गया है, और जहाँ जीवन है वहाँ प्राण है, और जहाँ प्राण है वहाँ स्वस्थता है। दूसरा मार्ग है तंत्रिका पेशी या तंत्रिका ग्रंथियों की जो प्रणाली है उसका सुधार कर लेना, क्योंकि यह जो तंत्रिका ग्रंथियां हैं इन्हें योग में नाड़ियां कहा गया है, और नाड़ियों से ही प्राणों का प्रवाह होता है, और इनका प्रवाह अगर सुधर जाए तो शरीर संपूर्ण स्वस्थ बना रहेगा। तीसरा, स्वास्थ्य प्रदान करने वाले आहार पर जोर तथा जब भी आवश्यक हो स्नान तथा शोधन क्रियाओं के माध्यम से मल को प्राकृतिक तरीके से बाहर निकालने का प्रोत्साहन। ये वे ही 3 मार्ग हैं जो योग चिकित्सा के सिद्धांत व आधारभूत तत्व हैं, जो 3 सामान्य विधियां भी बन जाते हैं, जिनसे योग चिकित्सा संपूर्ण चिकित्सा, समग्र चिकित्सा के रूप में उभरती है।